नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव हो गया, उसके नतीजे भी आ गए। एनडीए की सीटें 2019 की तुलना में कम हुई, बीजेपी की भी कम हुई। एनडीए को 2019 में 353 सीट्स मिली थी और बीजेपी को 303। तो वहां से दोनों जो है नीचे आए हैं। अब 293 है एनडीए की सीट्स की संख्या और बीजेपी की सीट्स 240। तो उसके बाद जाहिर है कि इस पर मंथन तो होना ही है और ये इस बात की समीक्षा होनी है कि कहाँ कमजोरी हुई बीजेपी से और कहाँ गठबंधन में। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी गाज जो गिरने वाली है वो है महाराष्ट्र के गठबंधन पर। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 2014 से 4 चुनाव हुए, 2 विधानसभा के 2 लोकसभा के, चारों में नंबर 1 की पार्टी बन गई थी। इस चुनाव में इस गठबंधन के कारण या आप जो भी कारण खोजना चाहें, भारतीय जनता पार्टी नीचे आ गई। वो पिछले लोकसभा में महाराष्ट्र से उसकी 23 सीटें थी, 25 लड़ी थी, 23 जीती थी। इस बार 28 लड़ी और सिर्फ 9 सीटें जीती। और इस परफॉर्मेंस की समीक्षा तो होगी ही, और इस परफॉर्मेंस की समीक्षा होगी तो गठबंधन के प्रभाव की भी समीक्षा होगी। गठबंधन में 3 पार्टियां हैं, आपको मालूम है। बीजेपी के अलावा एकनाथ शिंदे शिवसेना है और उसके अलावा अजीत पवार की एनसीपी है। अजीत पवार की एनसीपी इसमें सबसे कमजोर कड़ी नजर आती है। जो गठबंधन बीजेपी और शिवसेना का था, उसकी जो शक्ति थी उस तक जो है या उसके आसपास भी ये 3 पार्टियों का गठबंधन नहीं पहुंच पाया। अजीत पवार को लेकर बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी और देश भर में बीजेपी की छवि और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी छवि पर इससे असर पड़ा था जब उन्होंने अजीत पवार के फैक्शन को लिया था। अजीत पवार पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते रहे, उसको देखते हुए उनको अपने साथ लेने का नुकसान भाजपा को चुनाव होने से पहले ही हो गया था और चुनाव के दौरान और हुआ। अजीत पवार और शरद पवार, इसमें ये देखने की बात थी कि दोनों फैक्शंस में कौन ज्यादा प्रभावशाली होता है, कौन किसके साथ जराधार है। विधायक और सांसद तो आ गए थे अजीत पवार के साथ, लेकिन क्या वोट भी वो लेकर आए हैं? कम से कम लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि ऐसा नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा जो अजीत पवार की थी वो बारामती में थी। बारामती लोकसभा सीट से उन्होंने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा को चुनाव मैदान में उतारा। वो चुनाव हार गई, ये एक बात है। लगभग 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार गई। लेकिन जो बड़ी बात है इस चुनाव नतीजे में वो ये है कि बारामती विधानसभा सीट, जिससे अजीत पवार विधायक हैं, उस सीट पर भी सुप्रिया सुले को सुनेत्रा से ज्यादा वोट मिले। तो जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके तहत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। 6 में से 5 में सुप्रिया सुले को बढ़त मिली। केवल खड़गवासला में वो लगभग 20,000 वोटों से सुनेत्रा से पिछड़े, लेकिन 5 विधानसभा क्षेत्रों में उनको बढ़त थी, तो बढ़त वो बनी रही और वो जीत में तब्दील हुई। अजीत पवार का टेस्ट असल में यही माना जा रहा था कि उनके पास कितनी ताकत है। कहा जा रहा था कि बारामती उनका घर है, घर तो है ही, और चूंकि वहीं से विधायक हैं, वहीं से राजनीति करते रहे हैं, तो ये माना जा रहा था कि संगठन पर उनकी जैसी पकड़ है और लोगों पर जो उनका प्रभाव है, उसको देखते हुए अजीत पवार अपनी पत्नी को जिताने में सफल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शरद पवार घर घर गए, जितने लोगों को जानते थे सबके घर गए। किसी के यहाँ चाय पी, किसी के यहाँ नमस्ते किया, किसी के यहाँ दोपहर का खाना खाया, किसी के यहाँ रात का खाना खाया, सबको इकट्ठा किया। उन्होंने इस चुनाव को अपना प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और मुझे लगता है कि 25 साल पहले जब उन्होंने पार्टी बनाई थी 1999 में, जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर वो कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन किया था, तब से अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें शरद पवार
उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट बेस्ट है। वो 10 सीटों पर चुनाव लड़े और 8 जीते, यानी स्ट्राइक रेट हुआ 80% का। ये शरद पवार के पूरे राजनीतिक करियर में इस तरह की सफलता नहीं मिली। इसका मतलब है कि उस गठबंधन में अगर उनको, उनके घटक को, उनकी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली होती तो एनडीए की स्थिति और ख़राब होती। और सबसे बुरा स्ट्राइक रेट जो है वो अजीत पवार का रहा। पूरे गठबंधन में दोनों तरफ 3-3 पार्टियां हैं, 6 पार्टियों में सबसे खराब स्ट्राइक रेट अजीत पवार का रहा। उनकी पार्टी 4 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 1 जीती। अब उसके बाद भी उनकी पार्टी के नखरे, प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाने का न्योता दिया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज का उनको ऑफर था। उन्होंने कहा मैं कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूँ। वो भूल गए कि ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि श्रीकांत जेना उड़ीसा के नेता थे, पहले जनता दल में थे, फिर जो है कांग्रेस में चले गए थे। जब जनता दल में थे तो 1989 में वीपी सिंह की सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में वो स्टेट मिनिस्टर बने। और ऐसा नहीं कि एकमात्र उदाहरण है, चंद्रशेखर सिंह थे बिहार के मुख्यमंत्री। उनको इंदिरा गांधी ने जब हटाया, आमतौर पर एक परिपाटी है, कोई नियम नहीं है, राज्य का मुख्यमंत्री अगर केंद्र में आता है तो उसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा स्वाभाविक रूप से मिलता है, लेकिन चंद्रशेखर सिंह को राज्य मंत्री का दर्जा मिला। उस समय बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उसको स्वीकार कर लिया। इसके अलावा सबसे ताज़ा उदाहरण, जब गठबंधन हुआ एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का, उस गठबंधन में 40 सीटें, और उसके बाद फिर अजीत पवार आए। अजीत पवार के पास भी लगभग 44 सीटें हैं, 40-42 सीटें एकनाथ शिंदे के पास है। एकनाथ शिंदे 40-42 सीटें लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार 44 सीट लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। और 115 विधायकों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो राजनीति में इस तरह के समझौते और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। सवाल यह है कि प्रफुल्ल पटेल दावा किस आधार पर कर रहे हैं? उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस हो, या उनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या हो, उनकी पार्टी का जनाधार बड़ा हो या बड़ा हुआ हो? इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि आवाज़ तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से भी निकला था कि हमारे 7 सांसद हैं और हमको जो है मिनिस्टर स्टेट मिला, जबकि चिराग पासवान का उन्होंने उदाहरण दिया कि 5 सांसद हैं और उनको कैबिनेट रैंक मिला। इसके अलावा कई 1 और 2 सांसदों वाली पार्टी के नेताओं को भी कैबिनेट रैंक मिला। तो एकनाथ शिंदे ये भूल गए थे कि वो सिर्फ 42 सीट लेकर मुख्यमंत्री हैं और 115 सीट लेकर देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो न्याय अगर है तो सब जगह होना चाहिए, नियम अगर है तो सब जगह सब पर लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए अलग नियम, आपके लिए अलग नियम। लेकिन मैं बात महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद की राजनीति की कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और संकट भी है। ये गठबंधन जमीन पर काम नहीं कर रहा है, ये चुनाव नतीजे बता रहे हैं। और चुनाव नतीजे जो बता रहे हैं वो एक बात और कि अजीत पवार की जो पार्टी है वो लायबिलिटी है, वो एसेट नहीं बन पाई है। पता नहीं कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, ये अजीत पवार ने एक मीटिंग में कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था, ये वादा किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि एक दिन उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो उनकी पार्टी की हैसियत है उसके हिसाब से उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं होना चाहिए। तो अजीत पवार एक बोझ बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय विकास अघाड़ी, जो महाराष्ट्र में महायुति के नाम से। तो महायुति के लिए अजीत पवार कोई असेट नहीं है, वो कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। हालांकि उनके लोगों ने उल्टा आरोप लगाया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके उम्मीदवारों का समर्थन नहीं किया, वोट ट्रांसफर नहीं कराए। अब कराए नहीं, हुए नहीं, जो भी हो, लेकिन वो खुद मान रहे हैं कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ।
यानी ये अलायंस जमीन पर काम नहीं कर रहा है। किसी अलायंस के जमीन पर काम करने का सबसे बड़ा प्रमाण होता है आपस में वोट का ट्रांसफर। अगर पार्टियां एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफर करा सके, जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में हुआ, इसी में गच्चा खा गई बीजेपी को लगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अगर कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी तो उसके जीतने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यही उसने किया। ज़्यादा सीटें वो ली जहां कांग्रेस लड़ रही थी, और हुआ ये कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ने अपनी पार्टियों का वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को ट्रांसफ़र करा, इंश्योर किया कि ट्रांसफ़र हो, और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 28 में से सिर्फ 9 सीटें जीती। अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले सीटों का बंटवारा होना है। अजीत पवार का फैक्शन कह रहा कि हमने जो शुरू में मांग रखी थी उस मांग पर कायम है कि हमको 80 से 90 सीटें मिलनी चाहिए। आपके पास जीती हुई सीटें मतलब विधायक जो हैं 44 हैं, और वो भी अब पक्का नहीं है। जो परफॉर्मेंस शरद पवार ने की है उसके बाद चर्चा इस बात की बहुत ज़ोरों से है कि अजीत पवार के फैक्शन से बहुत सारे एमएलए निकलकर शरद पवार के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि शरद पवार उनको जिता सकते हैं। अजीत पवार में वो दमखम नहीं है कि वो जिनको टिकट दिलाएं उनको जिता भी सके। तो अजीत पवार की स्थिति आने वाले दिनों में और ख़राब होने वाली है, और अजीत पवार को साथ लेने से बीजेपी की साख पर भी बट्टा लगता है। तो क्या अजीत पवार इस गठबंधन में बने रहेंगे? इस सब के बावजूद जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सामने दीवार पर, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको पढ़ने से मना कर देगी कि अजीत पवार को साथ लेकर अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो नतीजा कमोबेश वही होगा जो लोकसभा चुनाव में हुआ। अजीत पवार से जितनी जल्दी ये महायुति मुक्ति पा ले उतना फायदेमंद है। तो अजीत पवार के बाहर होने से इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि 4 कॉर्नर कंटेस्ट होगा। मुझे लगता नहीं कि शरद पवार अजीत पवार को वापस लेंगे। तो इसलिए एक तरफ जो है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की 3 पार्टियां होंगी, फिर अजीत पवार होंगे अगर बाहर चले जाते हैं तो, और दूसरी तरफ बीजेपी एकनाथ शिंदे। तो 4 की बजाय कहना चाहिए 3 कॉर्नर कंटेस्ट होगा अगर गठबंधनों को देखें तो। एक चर्चा ये भी चल रही है, बीजेपी ये भी तय कर सकती है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तब 4 कॉर्नर कंटेस्ट की जो है बात आती है। उस संदर्भ में कहा बीजेपी में ये विचार विमर्श चल रहा है कि उसको अकेले लड़ना चाहिए। उसके सामने उदाहरण है 2014 का, जब वो अकेले चुनाव लड़ी थी, और अब तक की बीजेपी की जो है 1952 से लेकर अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही। लगभग वो 250 सीटें जो है 248-250 सीटें लड़ी थी, उसमें से 122 सीटें जीती थी। तो केवल 23 सीटें सिंपल मेजॉरिटी से कम थीं। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से ये प्रयोग करना चाहेगी, या दूसरे शब्दों में कहें क्या भारतीय जनता पार्टी ये जोखिम उठाने की स्थिति में है? इसका असेसमेंट आने वाले दिनों में होगा तो उससे पता चलेगा। लेकिन अजीत पवार से जितनी जल्दी मुक्ति मिले अच्छा है। अजीत पवार का कहना है कि ये आश्वासन दिया है बीजेपी ने कि जुलाई के आखिर में या 15 अगस्त तक हर हाल में उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी पार्टी को जगह मिल जाएगी, यानी कैबिनेट रैंक मिल जाएगा। प्रफुल्ल पटेल कुछ लेकर नहीं आते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कुछ लेकर, तो मैं वो जनाधार के संदर्भ में कह रहा हूँ कि जनाधार या वोट लेकर आ रहे हों, या उनके आने से जो है गठबंधन की छवि में कोई सुधार हो रहा हो। उन पर भी बहुत से आरोप हैं, आरोपों से घिरे हुए हैं। बल्कि वो कहा तो ये जा रहा है कि उन्हीं आरोपों से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए वो बीजेपी के साथ आए हैं। हालांकि बीजेपी के विरोधी कहते हैं कि उनको डरा कर लाया गया है। वजह जो भी हो, 2 बातें सच हैं कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ बहुत सारे आरोप थे। अभी ईडी ने उनकी 180 करोड़ की जो प्रॉपर्टी जब्त की थी उसको रिलीज़ किया है। तो बीजेपी के साथ आने का उनको फ़ायदा तो मिला है, लेकिन उनके साथ आने से बीजेपी को क्या फ़ायदा मिला है,
ये कम से कम लोकसभा चुनाव में तो दिखाई नहीं दिया। तो बीजेपी को बड़ी कठोरता के साथ इस बात पर विचार करना होगा कि कौन गठबंधन का साथी उसके लिए उपयोगी है और कौन उसके लिए बोझ है। इसके आधार पर अगर निर्णय नहीं होगा, अगर भावना के आधार पर निर्णय होगा, तो बीजेपी फिर से तैयार रहे 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों को दोहराने के लिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।